तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है वो मार्क पोर्टल के बारे में है, ठीक है। तो ये आर्टिकल को पढ़ने से पहले हल्का सा मैं बता दूं ये किसके बारे में जो है वो बात कर रहा है। यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि हमारे कई सारे जो है वो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स हैं उनको एक असिस्टेंस चाहिए, उनको एक एडवाइस चाहिए, उनको एक मेंटरशिप चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा पोर्टल है ये उसी की ही बात करता है कि जो भी हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो भी नया स्टार्टअप लेकर आता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उस बंदे को एक मेंटरशिप चाहिए, उस बंदे को एक एडवाइस चाहिए, ठीक है। तो वही है कि ये पोर्टल उसी की बात करता है कि उन जैसे बंदों को एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, उन जैसे बंदों को एक एडवाइस दी जाएगी, जैसे बंदों में एक ग्रोथ लाई जाएगी ताकि उनका स्टार्टअप जो है वो ग्रो करे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी बात जो है उसी की करता है। चलो देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें मार्क पोर्टल की, तो मार्क पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया हमारी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था? हमारा थर्ड एडिशन हुआ हमारा किसका? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड का, ठीक है। तो ये जो हमारा अवार्ड जो है इसका जो थर्ड एडिशन हुआ इसी ही एडिशन में ही इस मार्क पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? यही मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस, ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारे जो नया स्टार्टअप लेकर आएगा उसको एक प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, ठीक है। उसको प्रॉपर एक एडवाइस दी जाएगी, ठीक है। उसको जो है प्रॉपर असिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है, उसकी हेल्प की जाएगी, ठीक है, कैसे उसका जो है स्टार्टअप है वो ग्रो करे अच्छे से, ठीक है, उसमें ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो की गई है मार्ग में। तो फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस मार्क पोर्टल का। यही फैसिलिटेट किया जाएगा मेंटरशिप फॉर द स्टार्टअप। जो भी बंदा अपना स्टार्टअप लेकर आता है, ठीक है, उसको एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी प्रॉपर सही तरीके से, ताकि उसको पता चले ना कि ये आगे मतलब कि इसका जो जो भी वो एक आइडिया नया इनोवेटिव आइडिया लाया है, ठीक है, वो इनोवेटिव आइडिया जो है उसको एक प्रॉपर सपोर्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसका भी बेनिफिट हो। तो वही बेसिकली वही बात जो है वो की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो आप। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो हमारी केरला की है, ठीक है, ये हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट बन जाती है जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो मतलब लिटरेट हुई है, मतलब कि ये पहली डिस्ट्रिक्ट बन जाती है जिसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो पता चला है, ठीक है। तो हम देखो जैसे कि ये तो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए कि अब हम जैसे इंडिया में रहते हैं, ठीक है, एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारे लिए एक ये ज़रूरी बन जाता है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कि सिर्फ एग्ज़ाम ही क्रैक करना है तो तभी आप जो है इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हो, ठीक है, तभी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हो, तभी आप आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हो, या फिर अपने जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हो, या अपने पार्लियामेंट के बारे में आपको पता है। ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम ही क्रैक करना है तो आपको तभी पढ़ना है। आपको एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया आपको ये सब कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तभी यहाँ पे यही है कि एक मुहिम चलाई गई जिससे ये है कि ये जो हमारे केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है ये हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट बन जाती है जहाँ पे जो है क्या किया गया, लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर किया गया, ठीक है। तो ये हमारी इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट बन जाती है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को अवेयर किया, ठीक है, लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी हुई है, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही, चलो पढ़ते हैं। ये देखो इंडिया की हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन जाती है, ठीक है, केरला स्टेट के द्वारा, ठीक है। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मतलब कि लोगों को जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो पता चला, अवेयरनेस हुई है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया हमारा ये जो हमारा ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है ये इसने किया, ठीक है, अलॉन्ग विद द किसके साथ कोलैबोरेशन में, यही हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इसके, और केरला केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब ने मिलके जो है इसको लॉन्च किया, ठीक है, इस इनिशिएटिव को। तो फिर हम बात करते हैं इसमें यही है कि जो हमारी ये जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 16.3 लाख पीपल जो है उनको अवेयरनेस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग थे उनको एजुकेट किया गया। आप ये बोल सकते 10 साल से ऊपर जितने भी लोग थे हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के उन सबको एजुकेट किया गया, और वो कितने 16 पॉइंट यही 3 लाख पीपल जो उनको एजुकेट किया गया, ठीक है, उनको इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, ठीक है।
तो बताया किसने है? तो वही सेनेटर्स हैं, जिनको हम या ट्रेनर्स बोलो आप, ठीक है? 2200 ट्रेनर्स थे, या फिर आप बोलो सेनेटर्स हैं, उनकी हेल्प ली। उन्होंने क्या किया, इन सेनेटर्स ने या फिर इन ट्रेनर्स ने विज़िट किया स्कूल में, वहाँ के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ के स्कूल्स में विज़िट किया, वहाँ के ऑफिसेज़ में विज़िट किया, वहाँ ऑटो स्टैंड्स जो थे वहाँ विज़िट किया, और ट्राइबल काउंसिल्स में विज़िट किया। वहाँ जा जा के लोगों को जो है अवेयरनेस दी, ठीक है? इन सेनेटर्स ने, ठीक है? इन्होंने एजुकेट किया, यानी कि अवेयरनेस दी, एजुकेट किया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है? तो ऐसे कितने लोगों को ये डेटा याद रख लो, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे वही देखो 63 ईयर की ओल्ड जो वुमेन थी हमारे वहाँ पे कोल्लम डिस्ट्रिक्ट की, उनको बड़ा एक अच्छा, मतलब कि ये बोल सकते हो कि उनको पता चला कि मतलब कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस क्या होता है, ठीक है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी टर्म्स के बारे में उनको पता चला, ठीक है? कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है? वो सब कुछ जो है उन्होंने जाना, ठीक है? बस अब आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है वो आपके लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बनी है, ठीक है? जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है वो पता चला है, वो है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला की, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद ये भी याद रख लेना कि इसको लॉन्च किसने किया, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये याद रखना, सेनेटर्स हो गए हमारे जिन्होंने इनको एजुकेट किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट आर्टिकल देखो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के बारे में, ठीक है? इसको समझने से पहले ये देखो, जब भी क्या होता है कि आपने जनरली देखा होगा कि हमारा कोई भी बैंक होता है, बैंक के ऊपर हमारे जो है वो हेड बैठे होते हैं, ठीक है? उनको बोलते हैं जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, देख लो, ठीक है? तो जो हमारे बैंक के ऊपर हेड होते हैं वो हमारे जो हैं वो कैपेबल होने चाहिए। वो अगर हमारे कैपेबल होंगे, अच्छे होंगे, हमारा बैंक जो है वो अच्छे से रन करेगा। अगर वही बंदे जो हैं वो करप्ट होंगे, ठीक है, तो हमारा बैंक जो है वो सही तरीके से जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, ठीक है? तो ये जो हमारे टॉप लेवल पे जो बंदे बैठे हुए हैं बैंक पे, ये बंदे जो है वो सही चुनकर आने चाहिए, ठीक है? तो इनको चुनने का काम किसका होता था पहले? तो वो होता था बैंक बोर्ड ब्यूरो का, ठीक है? तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता था, नाम रिकमेंड करता था कि कौन से किन बंदों को जो है किसी भी बैंक का जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर हेड पोस्ट जो होती है, टॉप पोस्ट होती है ऊपर जो, वो किसको मतलब कि यहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये नाम रिकमेंड करता था। फिर उस रिकमेंडेशंस पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर देती है उन नाम को, तो वही नाम जो है वो बैंक के हेड बन जाएंगे, ठीक है? वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे, ठीक है? तो अगर तो रिजेक्ट कर दे तो बात वहीं ख़त्म, ठीक है? तो यहाँ पे पहले क्या होता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो रिकमेंड करती थी कि हमारे जो बैंक के जो हेड होंगे, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, वो कौन बनेंगे। पहले ये रिकमेंडेशन करते थे, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया इनकी पावर को, बैंक बोर्ड ब्यूरो की, ठीक है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये नाम की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। अब इनकी जगह जो है वो किसको बोला गया, FSIB, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या है, यही फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है? ये जो है ये अब जो है ये रिकमेंड करेंगे नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन बंदों को जो है वो बैंक के जो है हेड या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बना देना चाहिए, ठीक है? तो फिर वो गवर्नमेंट देखेगी सेंटर की उनको बनाना है या नहीं बनाना, उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है? तो वही लिखा हुआ न्यू सिलेक्टेड, अब हमारा FSIB जो है वही अब रिकमेंड करता है, चीफ बोलो या फिर हेड बोलो, हमारे जो PSU बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स। फिर उसके बाद फिर हम बात करें इंश्योरेंस फर्म जो होती है हमारी, ठीक है? तो ये जितने भी हमारे इंश्योरेंस फर्म्स होगी, PSU बैंक्स हो गए, ठीक है? यहाँ पे जो हमारा चीफ जो है वो कौन होगा, उसकी रिकमेंडेशन हमारा FSIB जो है यही जो है वो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये होगी आपकी बात। लेकिन पहले जो है वो BBB हमारा जो है ये मतलब कि रिकमेंडेशन जो है वो देता था, बैंक बोर्ड ब्यूरो, लेकिन इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है? तो अब इसकी जगह जो है इसको रिप्लेस कर दिया इससे। अब ये जो है ये रिकमेंडेशन देता है, जो भी नाम वगैरह जो भी हमारे बैंक के हेड होंगे या चीफ होंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि उन नाम को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो है वो कौन फाइनल डिसीजन देखता है, वो हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई है हमारी एक अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ये जो बैठी हुई है ये देखती है फाइनल वो उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और इस कमेटी को हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी करते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद हम बात करें कि अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा,
यही एफएसआईबी का। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कि एफएसआईबी का जो स्ट्रक्चर है, तो हम यही बोलेंगे यहाँ पे एक हमारे चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो इसको हेड करते हैं एफएसआईबी को। इसको जो हेड करते हैं वो हमारे चेयरमैन होते हैं, और उन चेयरमैन को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, हम या अपॉइंट तो बोलें या फिर नॉमिनेट बोलें, नॉमिनेट बोलना अच्छा रहेगा, तो नॉमिनेट किया जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, एज ए चेयरमैन। चाहे चेयरमैन एक नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, इनको अपॉइंट कर दिया। फिर हम बात करते हैं कि कुछ हमारे सेक्रेटरीज होते हैं, यही हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये एक आपका डिपार्टमेंट होता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, उसी के अंडर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, तो उसी के ही सेक्रेटरीज जो होते हैं वो भी इस एफएसआईबी के मेंबर होते हैं। फिर हम बात करते हैं, एक हमारा मेंबर होता है जो हमारा IRDAI जो है, उसके जो चेयरमैन है वो भी मेंबर के तौर पे यहाँ पे होते हैं एफएसआईबी के। फिर हम बात करते हैं डिप्टी गवर्नर जो हो गए हमारे आरबीआई के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। फिर 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जिनकी एक्सपर्टाइज होती है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनको नॉलेज होती है बैंकिंग फील्ड में, तो वो 3 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। और 3 पार्ट टाइम मेंबर हमारे वो होते हैं जिनको नॉलेज होती है, जो एक्सपर्ट एक्सपर्ट होते हैं हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, तो 3 ये पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ये बेसिकली पूरा हमने स्ट्रक्चर देख लिया एफएसआईबी का, ठीक है। तो अच्छा, अब न्यूज़ क्या निकल कर आ रही थी, अब न्यूज़ यही निकल कर आ रही थी कि जो हमारा एफएसआईबी है, ठीक है ना, तो एफएसआईबी ने रिकमेंडेशन दी है कि मैनेजिंग डायरेक्टर की, अभी हमारे जो एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो हम दोनों बैंक्स हैं, इस बैंक का भी मैनेजिंग डायरेक्टर और इस बैंक का भी मैनेजिंग डायरेक्टर का जो है वो नाम रिकमेंड किया गया हुआ एफएसआईबी के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या फिर आप पर्टिकुलर ये बोल सकते हो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये इन नाम को दिए गए, इन नाम को जो है जो एफएसआईबी ने नाम दिए हैं, ठीक है, उन नाम को ये कमेटी जो है हमारी वो एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अच्छा, ये भी देख लो, ये एफएसआईबी के अगर हम थोड़ा और देखें डिटेल में, तो हम ये बोलेंगे कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, जिसको सेटअप किया गया है हमारी किसके अंडर कंट्रोल में है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ये जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंदर ही आता है, ठीक है। तो यही हमारा जो डिपार्टमेंट है यही इसको कंट्रोल करता है, ये पूरी बॉडी को, एफएसआईबी को, ठीक है, ये हमारी गवर्नमेंट बॉडी है। तो वही चीज़ मैंने आपको बोली, पहले हमारा बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था, इस बॉडी ने क्या कर दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो को अब रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशंस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, कि किसको जो है वो चीफ या मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बैंक का जो है वो बनाया जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल देखो आप। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जियो स्पेशल हैकाथन के बारे में, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चलो फिर भी हल्का सा जान लो। जियो स्पेशल हैकाथन की अगर हम बात करें, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है उन्होंने लॉन्च किया है जियो स्पेशल हैकाथन को, ठीक है। इसमें यही है कि प्रमोट किया जाएगा हमारा इनोवेशन और स्टार्टअप्स जो है हमारे इंडिया में जितने भी, उस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि इसमें क्या होगा कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन जो है वो दिया जाएगा, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स इंडिया की जो है वो सॉल्व की जाएँ, ठीक है। कई सारे जो है हमारे एक्सपर्ट्स होंगे वो अब सॉल्यूशंस देंगे हमारे इंडिया की प्रॉब्लम्स का, ठीक है। तो ये उसी की बात की जा रही है, कौन कौन से नए नए स्टार्टअप्स लाए जाएँ, कौन कौन से ऐसी इनोवेशंस की जाएँ जिससे कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है वो हमें एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो मिल पाए। तो यही देखा, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है उसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब साइंस एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ही एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये और आईआईटी हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट, इन तीनों ने मिलके बेसिकली इसको जो है वो हम बोलेंगे लॉन्च किया, पर्टिकुलरली अगर हम बोलें, ठीक है। तो ये चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस अब आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जियो स्पेशल हैकाथन में है क्या। इसमें यही देखा हमने कि हमने स्टार्टअप्स जो है उनको प्रमोट करना, और हमने नए नए आइडियाज़ इनोवेशन जो है वो लेकर आने हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी जो इंडिया की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको जो है वो एक सॉल्व किया जाए एक बेस्ट वे के साथ, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट था, बस यही समझना आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉइंग 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया हुआ है, एक सेकंड। अच्छा,
इसमें यही चीज़ बोली गई है कि हमारी विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी मध्य प्रदेश की, ठीक है, ये हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट बन जाती है जहाँ पे 5G जो है वो डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। तो 5G सर्विस सबसे पहले हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आई है, वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट हमारी मध्य प्रदेश की, ये नाम याद रखना, ठीक है। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है, हमारी विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और सी डॉट जो है उनका, और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, इनका पूरा एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिन्होंने ये 5G इंटरनेट सर्विस जो है वो मतलब कि लाई है, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। तो फिर हम बात करते हैं 5G डिप्लॉय जो है, ये सर्विस कहाँ दी जाएगी, वहाँ के जो है हमारे कम्युनिटी एंड हेल्थ सेंटर्स हो गया, मॉडल स्कूल्स हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए हमारे, ठीक है, यहाँ पे जो है ये 5G सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है। तो यही आर्टिकल था हमारा। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ग्रेटर स्कोप के बारे में, ठीक है। तो ये ग्रेटर स्कोप क्या है, ये थोड़ा आपको नाम सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, ठीक है, बट ये कुछ ऐसा नहीं, ये आप ये मान सकते हो कि हमारा ग्रेटर स्कोप का एक किस्म का डक है, ठीक है। चलो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है जी ग्रेटर स्कोप, ठीक है, ये किस्म की डक है, इसी के बारे में जो है वो बात की जा रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ग्रेटर स्कोप की अगर हम बात करें तो एक किस्म की हम बोलेंगे कि रेयर स्पीशीज़ है हमारी ये डक की, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिली है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये बोला जाता है कि ये जो हमारी डक की स्पीशीज़ है ये हमें 90 ईयर्स के बाद जो है वो देखने को मिली है। ये कहाँ पे देखने को मिली है, मणिपुर की हमारी जो लोकतक लेक है, ठीक है, ये वहाँ पे हमें ये डक जो है वो देखने को मिली है जिसका नाम क्या है, ग्रेटर स्काउप, ठीक है, तब जाके ये न्यूज़ में आ गई है। तो ये ग्रेटर स्काउप जो ये जो डक है हमारी ग्रेटर स्काउप, इसको हम इस नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है, सदन सदंग सदंग मन, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा नाम है, इस नाम से भी जो है वो जाना जाता है ग्रेटर स्काउप को। फिर हम बात करें, यूरोप में इसको हम स्काउप तो बोलते हैं और नॉर्थ अमेरिका में इसको हम ब्लू बिल के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि समर मंथ में जो है ये हमारी ग्रेटर स्काउप जो है ये ब्रीडिंग करने के लिए ये माइग्रेट कर जाती है, ठीक है। समर मंथ में कहाँ पे होती है, समर मंथ में ही हमें जनरली देखने को मिलती है अलास्का में, ये देखने को मिलती है हमें कनाडा में, ये देखने को मिलती है हमें साइबेरिया रीजन में, और फाइनली रीच कर जाती है ये नॉर्थ यूरोप तक भी जो है ये पहुँच जाती है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि ये एशिया में भी देखने को मिलती है, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे हमें ये समर के टाइम पे देखने को मिलती है, लेकिन जैसे विंटर आती है तो ये हमारी माइग्रेट कर जाती है हमारी, ये हमारे कोस्टल रीजन जो होंगे हमारे नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के और जापान के, यहाँ पे हमें विंटर के टाइम पे जो है माइग्रेट करती हुई दिखती है। तो ये जनरली एक तो नहीं होती, ये जब भी इकट्ठी होगी तो हमेशा ये झुंड में होगी, ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में जो है ये इकट्ठी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, रैफ्ट्स। रैफ्ट्स मतलब ये हुआ कि जब ये ग्रुप में होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रैफ्ट्स बोलते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में जब सारी इकट्ठी होती है उसको हम रैफ्ट्स बोलते हैं। तो वही बोला गया ये कभी भी अकेली नहीं होगी, जब भी हमारे ये जब भी मूव करती है तो एक झुंड में करती है। फिर हम बात करें IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें इसको लीस्ट कंसर्न में रखा हुआ है। फिर हम बात करें, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं लोकतक लेक के बारे में, क्यों, क्योंकि लोकतक लेक जो है वो हमारी न्यूज़ में आ गई ना, क्योंकि ये हमें रेयर स्पीशीज़ कहाँ पे देखने को मिली, यही लोकतक लेक जो है वहाँ पे देखने को मिली, तभी लोकतक लेक के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। लोकतक लेक जो है हमारी ये मणिपुर स्टेट में मणिपुर स्टेट में एक जगह हमारी मोइरंग, तो यहाँ पे जनरली देखने को मिलती है। तो एक फ्रेश वाटर लेक है हमारी ये, ठीक है, और लोकतक लेक जो है वो फेमस है किसके लिए, यही फुमदी से, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है जो हमारी जो लोकतक लेक है, लोकतक लेक के ऊपर जो है वो हमारी फुमदीज होती है। फुमदीज क्या है, एक किस्म की आप बोल सकते हैं कि वेजिटेशन जो फ्लोट करती है, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये फ्लोट करती है हमारी ये वेजिटेशन। तो फुमदी भी मैं आपको मैं दिखाया था क्या है, ये देखो, ये है जी हमारी फुमदीज, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी वेजिटेशन है, ठीक है, ये वेजिटेशन है हमारी, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग, ये मतलब कि तैरती रहती है, ठीक है। तो ये इसकी बात की जा रही है, ये है फुमदीज, ठीक है। तो वही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया लोकतक लेक है हमारी एक फ्रेश वाटर लेक है,
ठीक है। जनरली लोकतक लेक हमारी मणिपुर स्टेट की एक जगह पड़ती है, मोइरंग, वहाँ पे लोकेटेड है। तो हम ये बोलेंगे कि लोकतक लेक जो है वो फेमस है किसके लिए, फूमदीज, एक किस्म की एक वेजिटेशन है जो फ्लोट करती रहती है इस लेक के ऊपर। ठीक है। तो ये भी बोला जाता है कि हमारी ये जो हमारा फूमदीज है, फूमदीज के ऊपर एक हमारा क्यूबुल नमजाओ नेशनल पार्क भी है। ठीक है। ये हमारा एक अकलौता नेशनल पार्क है जो हमारा फ्लोट करता है, ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड का जो है इकलौता ये एक नेशनल पार्क है जो हमारा फ्लोट करता है, जिसका नाम क्या है, यही क्यूबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि ये बोला जाता है कि इस नेशनल पार्क के ऊपर हमारा एक डियर रिजाइड करता है। तो उस डियर का नाम है सेंगाई डियर, जिसको हम डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये मणिपुर का जो है एक स्टेट एनिमल है। ठीक है। तो सेंगाई डियर भी आपको दिखा देता हूँ। ये है जी सेंगाई डियर। ठीक है। ठीक है, ये आपका सेंगाई डियर, इसको हम डांसिंग डियर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली हम यही बोलेंगे कि एक हमारी की रिपोर्ट निकली है, ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। इसमें यही चीज़ बोली जा रही है कि हमें जनरली देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया से जो मैक्सिमम जो गोल्ड हमारा एक्सपोर्ट होता है वो हमारा मुंबई से होता है। ठीक है। और वो अभी तक हमारा मुंबई से एक्सपोर्ट होता है, और वही हमारी 5 कंट्रीज़ है जहाँ पे हमारा अच्छा खासा गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि अब इंडिया जो है एक नई मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी जहाँ पे हमारे इंडिया से गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो ये रिपोर्ट उसी की बात करती है। तो वह देखो, ये वही लिखा हुआ है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट निकल कर आई और उसमें ये बोला गया कि हमारी जो मुंबई के जो गोल्ड ज्वेलर्स एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, जो गोल्ड को जो है बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको अब एक नई मार्केट जो है चाहिए। तो इसलिए ये हमारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या करेगी, एक नई मार्केट जो है वो डेवलप करेगी हमारे इन एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है। जो यहाँ से अच्छा खासा गोल्ड जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा मुंबई से उन नई मार्केट्स में। अभी तक हम कहाँ तक 90% हमारा एक्सपोर्ट गोल्ड कहाँ पे हुआ करता था, ये हमारी 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ वहीं पे हुआ करता है। लेकिन अब इसके अलावा और कई नई मार्केट्स को डेवलप किया जाएगा हमारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा, जहाँ पे हमारे मुंबई के जो हमारे गोल्ड एक्सपोर्टर्स हैं वो उन गोल्ड को जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, थोड़े बारे में जान लेते हैं। ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। तो हम ये बोलेंगे बेसिकली ये क्या है, हमारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये एक किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम यही होता है कि हमारी जो गोल्ड है उसके लिए मार्केट जो है वो डेवलप करना। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ से गोल्ड जो है उन मार्केट में जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है। तो और इसका काम क्या होता है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, जो मार्केट में डिमांड जो है गोल्ड की उसको बनाए रखना। ठीक है। डिमांड जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर उसके बाद इसका काम ये भी होता है, गोल्ड माइनिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक पूरा इसका काम होता है कि गोल्ड माइनिंग कैसे की जाएगी। तो ये सब कुछ जो है गोल्ड काउंसिल जो है ये इसका काम होगा। इन्वेस्टमेंट तक कि गोल्ड की किस टाइप से इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाए आगे। ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो इसका है, और कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है वो देने। ठीक है। तो उसमें कोई कन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो ये सारा काम जो है वो इसी का होगा, गोल्ड काउंसिल का ही। ठीक है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हमारे यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, अपाची हेलीकॉप्टर के बारे में। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उनको ये अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो दे दिए जाएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि जो फरवरी 2024 में 2024 में ये इंडियन आर्मी को अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो 6 मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये किस्म का हम बोले इसमें फायर एंड फॉरगेट का प्रिंसिपल है, मतलब कि ये फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये होता है कि ये इस टाइप के हेलीकॉप्टर्स होंगे जब इनको एक बार, आप ये बोल सकते हो कि इनमें जो भी मिसाइल्स वगैरह होंगी इन हेलीकॉप्टर्स में, ठीक है, जब वो एक बार उनका टारगेट सेट कर दिए दुश्मन की जो भी वेपन के ऊपर, ठीक है, आपने एक बार फायर कर दिया तो उसके बाद फिर आप भूल जाओ। ठीक है। फिर आपने कुछ नहीं करना, ये अपने आप जो दुश्मन का जो आपने टारगेट है उसको ये ख़त्म करके ही आएगी। ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने इसको एक बार फायर किया फिर उसके बाद भी आप एक्सटर्नल जो है इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने एक बार टारगेट सेट किया, उसके बाद उसकी फायर आपने फायर कर दिया तो ऑब्वियसली उसको छोड़ दो, ये अपने आप जो है टारगेट को हिट करके आएगी। ठीक है, दुश्मन को जो है वो नाश करके आएगी उसका। ठीक है, तभी बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है हमारा हेलीकॉप्टर। और एंटी टैंक मिसाइल है इसमें, मतलब कि वही जो भी मिसाइल वगैरह है इस हेलीकॉप्टर से जो है वो भेजी जाएगी। तो ये दुश्मन का जो मतलब कि जो भी वो बारूद वगैरह जो है उसको जो है ख़त्म करने की जो है वो कैपेबिलिटी जो है वो रख पाएगी। ठीक है।
तो फिर हम बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। ये एयर से ही जो है वो छोड़ी जाएगी मिसाइल, और एयर में ही जो है वो दुश्मन के जो वेपन है उसको उसका नाश करेगी, ठीक है। तो ये वो हो गया एयर टू एयर मिसाइल के तौर पे एक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं। और अच्छा, फिर ये भी बोला गया है कि इसमें 2 क्रूज़ होंगे, नाइट विजन में भी ये काम करेगी, हर एक वेदर कंडीशन में ये काम करेगी, और ईज़िली इसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट इसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल देखो हमारा रेसलिंग इन इंडिया के बारे में, ठीक है। रेसलिंग इन इंडिया, तो इसमें क्या बेसिकली ये क्यों हमारा न्यूज़ में आ गया, इसमें यही बोला जा रहा है कि हमारे जो रेसलर्स हैं ना, इंडियन रेसलर्स, उन्हें प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI जो है, हमारे इंडिया में क्या होती है, WFI होता है, ठीक है। तो हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का जो है वो चार्ज लगाया गया, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है WFI की, जिनका नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो उनके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का जो है वो एक्यूज़ उनको किया गया है, चार्ज लगाया गया है कि उन्होंने यंग एथलीट्स जो हैं हमारे, उन उसका चार्ज लगाया गया है इनके ऊपर, ठीक है, एट द ए वुमेन नेशनल कैंप में, ठीक है। तो तभी जो है ये हमारा आर्टिकल जो है वो न्यूज़ में आ गया। तो ये जो रेसलर्स थे, इन्होंने इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इन्होंने इनके फेवर में जो है बात बोली, इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि इनके ऊपर ऐसा चार्ज जो है वो ना लगाया जाए, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि अब थोड़ा बहुत हम जानें यही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, WFI के बारे में, ठीक है। तो ये गवर्निंग बॉडी है हमारी इंडिया की, जो हमारे इंडिया में जो रेसलिंग होती है उसको गवर्न करती है, कंट्रोल करती है हमारी ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके बाद हम बात करें, जैसे कि आप देखते हो जनरली ओलंपिक्स होते हैं हमारे, एशियन गेम्स होती है हमारी, नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप होती है हमारी, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप होती है। तो ये जितने भी हमारी स्पोर्ट्स गेम्स हैं, इन सब में जो है हमारे इंडियन से रेसलर वगैरह जाते हैं। तो उन रेसलर्स को जो है वो प्रमोट कौन करती है, हमारी ये WFI ही करती है इन सारी गेम स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, इसको WFI को 1958 में फाउंड किया गया था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर हम बात करें थोड़ा रेसलिंग के बारे में, जान लेते हैं। रेसलिंग कोई हमारी नई चीज़ नहीं है, ये आप ये मान सकते हो कि बड़े ही पुराने हमारे पास टाइम से जो है चली आ रही है। 5th सेंचुरी BC में जो है रेसलिंग का जो है वो जिक्र किया गया था। उस समय रेसलिंग को बोला जाता था माला युद्ध, ठीक है। माला युद्ध जो है इस नाम से जो है रेसलिंग को बोला जाता था। आपने जनरली देखा महाभारत में भी जो हमारे भीम करेक्टर है, ठीक है, महाभारत में भी जो भीम करेक्टर हैं, इनको ग्रेट रेसलर बोला जाता है, ठीक है। बलराम जो है वो भी हमारे रेसलर हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं रामायण में हनुमान जी देख लो, ठीक है, उनको भी ग्रेट रेसलर बोला जाता है। तो अब आपको पता है इंडिया में हम रेसलिंग को दंगल बोलते हैं, पंजाब या हरियाणा में रेसलिंग को हम कुश्ती बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल है हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा साइक्लोन 1 के बारे में। तो इसमें यही बोला गया, इंडिया की आर्मी और इजिप्ट की आर्मी जो है इनके बीच में ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे हुई है? राजस्थान में डेजर्ट एरिया हमारा एक जैसलमेर, वहाँ पे इन दोनों की आर्मी के बीच में जो है वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो करवाई गई है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो एक्सरसाइज जो होती है इसमें यही होता है कि हम दोनों का जो आर्मीज़ है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनेगा, कोऑपरेशन बनेगी कि टेररिज्म को जो है वो कैसे काउंटर जो है वो इन फ्यूचर जो है वो किया जा सके। तो ये एक्सरसाइज जो है इसको स्टार्ट कब किया गया? वही देखा 14 जनवरी से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो हम ये बोलेंगे ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जो कि दोनों की आर्मीज़ के बीच में हो रही है, जो मतलब कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म दोनों की आर्मीज़ को मिला, और इन कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये आगे निकल कर आई है हमारी, ठीक है, दोनों की आर्मीज़, इंडिया की भी और इजिप्ट की भी, ठीक है। तो इजिप्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पता है? अभी जो रिपब्लिक डे हुआ उसमें हमारे इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है उनको एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे जो है वो बुलाया गया था। तो ये वन ऑफ द लीडर हैं फ्रॉम द मिडल ईस्ट कंट्री से, तो जिनका नाम क्या है हमारा, यही अब्देल फ़तह अल सीसी। तो इनको जो है वो बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे, ठीक है, हमारे रिपब्लिक डे पे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम अपन अब, ठीक है। तो ओप्स अलर्ट के बारे में देख लेते हैं। हम ये देखने के अभी रिपब्लिक डे 26 जनवरी जो है हमारा सेलिब्रेट हमने किया। तो इस केस में ये था कि हमें ये था कि बाहर से जो फॉरेन एलिमेंट्स है वो हमारे यहाँ पे उनकी इन्वेजन जो है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे टेररिज्म को जो हमें काउंटर करना है, ठीक है, ताकि वो बाहर से जो है यहाँ पे इन्वेजन उनकी ना हो।
ठीक है। तो उस केस में क्या हमने बीएसएफ जो है उसको एनहेंस कर दिया। तो वही देखा हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी को जो है वो एनहेंस किया जाएगा। तो उसी के बारे में ये ओप्स अलर्ट है, ठीक है। एक बीएसएफ ने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है, ओप्स अलर्ट। तो यही रिपब्लिक डे जो है उससे पहले पहले ही इस एक्सरसाइज को जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसमें यह है कि इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी जो है उसको बनाई जा सके, जिससे कि बाहर से फॉरेन एलिमेंट्स की जो है वो इंट्रूजन हमारे यहाँ पे ना हो सके, ठीक है। तो यही देखा हमने कि ये जो एरियाज़ है जहाँ पे बीएसएफ जो है एनहेंस की गई है, जैसे कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट होगी हमारी गुजरात की, ठीक है। उसके बाद देखा बाड़मेर रीजन हो गया हमारा राजस्थान का, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी बीएसएफ जो है हमने सिक्योरिटी को जो है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया, एनहेंस कर दिया है, ठीक है। तो फिर हम वही चीज़ है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स बाहर से जो है उनकी यहाँ पे इन्वेजन नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कब तक कंटिन्यू रहेगी, ये 26 जन के जैन के बाद यही 28 जैन तक जो है ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि यही देखा हमने कि ये सर क्रीक, एक सेकंड। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, यही देखा हमने कि सर क्रीक हो गया हमारा, ठीक है, रन ऑफ कच्छ हो गया, और बारमर रीजन जो है हमारा, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है। यहाँ पे बीएसएफ जो है उनकी मतलब उनके जो नंबर्स हैं उनको हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अब हम। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, CAQM के बारे में। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा दिल्ली एनसीआर रीजन है यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो पोल्यूशन जो है वो हो चुका है, हमारे एयर क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन कर चुकी है, वर्सन हो चुकी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो एयर क्वालिटी है इसको हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको ये तो पता है दिल्ली एनसीआर रीजन की जो हमारी एयर क्वालिटी उसके वर्सन होने के जो है वो कई सारे कारण हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके पास जो नेबरिंग स्टेट्स देख लो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जनरली हमें स्टबल बर्निंग के केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं, अपने स्टबल को जो है वो बर्न कर देते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद जो बचा बकाया रह जाता है। तो जिसके कारण क्या अच्छा खासा जो उनके एरियाज़ में तो पोल्यूशन होता ही होता है, और ये जो है पोल्यूशन हमें दिल्ली एनसीआर रीजन में भी जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि हमारी ये जो हमारी CAQM कमीशन है इसका काम यही रहेगा कि ये इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मॉनिटर करे, ठीक है। तो ये तो बेसिकली अब इनकी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट जो है, ऐसी स्टेट इनका काम बनता है इस चीज़ के ऊपर जो है वो कंट्रोल करे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए कि सच में इन स्टेट्स ने कंट्रोल किया है नहीं किया है, तो ये किसका काम है, हमारा ये हमारा CAQM जो है हमारी यही कमीशन जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है इसका काम है, ये मॉनिटर करेगी कि नेबरिंग स्टेट्स जो भी हैं ये अपना सही तरीके से काम कर रही है स्टबल बर्निंग को जो है वो कम करने का, ठीक है। ये एक्शंस ले रही है नहीं ले रही है, तो उसको मॉनिटर करने का भी ये काम करेगी। तो CAQM की वही चीज़ मैंने बोला कि यहाँ पे हमने यही देखा कि इसका काम ये रहेगा कि ये बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो बना सके इन स्टेट्स के साथ, ठीक है। अच्छा रिसर्च, बेटर रिसर्च करे कि किस हिसाब से जो एयर क्वालिटी जो है इसकी इम्प्रूव की जा सके दिल्ली एनसीआर रीजन की। तो ये बेटर आइडेंटिफिकेशन करे, आइडेंटिफाई करे क्या क्या कारण है जिनके कारण जो है हमें दिल्ली एनसीआर रीजन में जो है वो एयर क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन होती नज़र आई। फिर उसके बाद देखा जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर रीजन इन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व करने की जो है वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी जो है ये रखती है, ठीक है, ये कमीशन। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इस ये जो हमारी कमीशन है ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, लेकिन 2020 में इसको ऑर्डिनेंस के तौर पे जो है वो लाया गया था। फिर बाद में हमने 2021 अगस्त में हमने क्या किया, इसको स्टैचूटरी बॉडी एज ए इस्टेब्लिश कर दिया हमने, ठीक है। लेकिन स्टैचूटरी बॉडी को स्टैचूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, वो बॉडी जो कि एक लॉ के थ्रू जो है बनाई गई, जो एक स्टैचू के थ्रू बनाई गई है, ठीक है, जो लॉ के थ्रू बनाई गई है, एक्ट के थ्रू बनाई गई है। तो वही हमने एक्ट लाया था जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021। इस एक्ट के तहत हमने ये वाली जो हमारी CAQM जो है इस बॉडी को जो है बना दी एज ए स्टैचूटरी बॉडी, ठीक है, जो कि इसका काम यही होगा कि एयर क्वालिटी को मैनेज किया जाए दिल्ली एनसीआर रीजन में।
तो हम ये बोलेंगे कि पहले क्या हुआ करती थी, पहली सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बॉडी को अपॉइंट किया था जिसका नाम था इन्वायरमेंट पोल्यूशन यही प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ये बॉडी को अपॉइंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन जैसे हमारी CAQM आती है तो इस बॉडी को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है CAQM के द्वारा। ठीक है। अच्छा, तो फिर हम बात करते हैं कि फिर हम बात करते हैं कि यही देखा हमने कि ओनली NGT हैज़ ए पावर टू हेयर द केसेस इन्वॉल्विंग द CAQM। तो CAQM के रिगार्डिंग कोई भी अगर केसेस होंगे, ठीक है, तो CAQM के ख़िलाफ़ अगर आप कोई मतलब कि आप मतलब कि आप इसके ख़िलाफ़ कोई केस करना चाहते हो इस कमीशन के ख़िलाफ़, तो इसकी जो आपको सुनवाई है वो सिर्फ यहीं पे ही है, इसकी NGT में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। ठीक है, यहीं पे मैटर जो है वो लेके जाया जा सकता है और कहीं नहीं। ठीक है, सिविल कोर्ट्स में इसका मैटर जो है CAQM का नहीं लेके जाया जा सकता। अब पावर एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो वही देखा हमारी रिस्ट्रिक्शंस। तो जैसे ये इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करती है कि, एक सेकेंड, तो ये क्या करती है, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस कैसे, जैसे कि कुछ हमारी इंडस्ट्रीज़ है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है वो लगा देगी कि इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ जो है वो काम नहीं करेंगी जो हमारे एयर क्वालिटी को जो है वो पोल्यूट कर रही है, एयर क्वालिटी को जो है वो डिक्लाइन कर रही है, एयर को जो है वो पोल्यूट कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को ये फाइंड आउट करेगी, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। रैंडम इंस्पेक्शन जो है इंडस्ट्रीज़ में की जाएगी और कोई भी इंडस्ट्री इनकी बात को अगर नहीं मानती तो उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी पावर को कट कर दिया जाएगा, उसकी वाटर सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं कि ये मॉनिटर का काम भी करेगी। ये देखेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसी स्टेट जहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, वहाँ पे उधर की स्टेट जो है वो एक्शन ले भी रही है अपने उधर के फार्मर्स के ऊपर या नहीं ले रही। ठीक है, तो इसको मॉनिटर करने का जो है वो काम करेगी, जो भी लोग जो है वो स्टबल बर्निंग में इंडल्ज रहेंगे, ठीक है, उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले रही नहीं ले रही, तो उस चीज़ को मॉनिटर करेगी ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें यही बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री एक सेकेंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, या फिर आप बोल सकते हो इसको प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये अवार्ड प्रेसिडेंट के द्वारा जो है दिया गया है बच्चों को। ठीक है, ये दो कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एक तो दिया जाता है बच्चों को जो 18 ईयर्स की एज से जो है वो कम कम है। ठीक है, उन बच्चों को दिया जाता है, और जब 18 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको जब ये अवार्ड दिया जाएगा, उनको क्यों दिया जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, वो फील्ड जो है वो क्या हो सकती है, ये देखो एक सेकेंड, वो फील्ड डिफरेंट हो सकती है, वो फील्ड हो सकती है उनकी इनोवेशन की फील्ड। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसी इनोवेशन की है, ठीक है, तो जिससे कि नेशन को बेनिफिट हुआ है। फिर हम बात करते हैं कि उनकी ब्रेवरी, उनकी स्पोर्ट्स, उनकी सोशल सर्विस, उनके आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ठीक है, और उसके इस टाइप की जो हमारी फील्ड है, इस फील्ड में उनका अगर कोई योगदान है तो उनको ये पुरस्कार से जो है वो नवाजा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वही देखा, ये पहली कैटेगरी तो आगे कि 18 साल के जो नीचे के बच्चे हैं उनको दिया जाता है, जो अब उनको दिया जाता है तो वो तो होता है बाल शक्ति पुरस्कार। और एक कैटेगरी वो होती है जो नॉर्मल नॉर्मल बंदों को दिया जाता है, 18 साल से ऊपर वालों को। ठीक है, वो इसलिए दिया जाता है उन्होंने कोई ऐसा काम किया होता है, ऐसा कुछ काम किया होता है जिससे कि वेलफेयर हो सके बच्चों का। ठीक है, तो उस केस में जो है उन लोगों को जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है बाल कल्याण पुरस्कार। ठीक है, लेकिन अब तो हमने ये एक ही पुरस्कार बना दिया है, इसको हमने मर्ज कर दिया, मर्ज करके हमने एक ही बना दिया जिसका अब हमने नाम रखा वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार या फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, इस अब हमने ये कर दिया है। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करें, मैंने बता दिया आपको कि ये दो कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, कोई ऐसा इनोवेशन आइडिया वगैरह लेकर आए हैं। ठीक है, या ब्रेवरी या स्पोर्ट्स या सोशल सर्विस या आर्ट एंड कल्चर, या चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए जो है 18 साल से ऊपर के जो बंदों ने कुछ ऐसे एक्शन लिए जिससे कि चाइल्ड की डेवलपमेंट हो सके, चाइल्ड का प्रोटेक्शन हो सके, चाइल्ड के वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो उस केस में उन लोगों को जो है ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पहले हमारे क्या हुआ करते थे, ये दो अवार्ड सेपरेट हुआ करते थे। पहले हमारे हुआ करता था जैसे कि एक होता था यही, ये
BSP और दूसरा हमारा BKP, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। अब शॉर्ट फॉर्म इसका मतलब क्या है वही मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से देख लो ये, ठीक है। बाल शक्ति पुरस्कार BSP और दूसरा हमारा बाल कल्याण पुरस्कार, ठीक है। तो वही चीज़ है, पहले जो है हमारा बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है। और एक दिया जाता था, ये उनको दिया जाता था जिनकी एज 18 साल से कम के जो बच्चे हुआ करते थे, जिनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन था इन फील्ड से, जो मैं बता चुका हूँ ऊपर। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो है वो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी 18 साल से ऊपर की एक नॉर्मल एज है, ठीक है। उनको दिया जाता है जिन लोगों ने क्या किया हुआ है बच्चों के लिए जो है वेलफेयर के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे एक्शंस वगैरह जो हैं वो लिए हैं, ठीक है। तो उन बंदों को दिया जाता था वो BKP यानी कि बाल कल्याण पुरस्कार, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला पुरस्कार है, इसको किसके द्वारा मतलब कि लाया गया है, ये हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और ये जो है हमारे एक NGO के द्वारा, इसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, इसके द्वारा लाया गया था। लेकिन अब इन दोनों पुरस्कार को हमने मर्ज करके अब एक ही अवार्ड हमने बना दिए। पहले डिफरेंट डिफरेंट दोनों अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन 2018 में हमने इन दोनों अवार्ड को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके हमारा एक अवार्ड बन गया, वो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार या फिर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर चिल्ड्रन, नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है हम बोलेंगे इसको एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये कब दिया जाता है, जब भी हमारा रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी, उससे पहले पहले दिया जाता है, या आप बोल सकते हो थर्ड वीक जो होता है हमारा जनवरी का, ये उस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो दिया जाता है। तो फिर हम बात करते हैं कि इसमें अवार्ड किसको देना है किसको नहीं देना है, वो किसके द्वारा चूज़ या सिलेक्ट किया जाता है। कमेटी होती है, ठीक है। उस कमेटी में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे मिनिस्टर हो सकता है ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, और साथ में कई सारे डिपार्टमेंट्स के हमारे एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और कोई हमारे और एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जिस इन रेलिवेंट फील्ड में जिनका अच्छा खासा एक्सपर्टाइज हो, ठीक है, ये वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलके जो है ये एक नाम वगैरह चूज़ करते हैं, फिर उनको जो है वो अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हमारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के बारे में। तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है, यही कि मतलब कि जो हमारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे इकोनॉमी का जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाया, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छे से डेवलप जो है वो नहीं हो पाया, हम चाहते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमी जो है वो अच्छे से डेवलप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है वो बने, ठीक है। तो ये ऐसी कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है ये सब कुछ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, लेकिन चाहते हैं हम वहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो हों, ठीक है। तो वो उस कैटेगरी में सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो इसलिए ग्लोबल साउथ का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि ये समिट जो है किसके द्वारा हेल्ड की गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये समिट को जो है वो हेल्ड किया गया, जिसमें 125 नेशंस जो है उनका डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है। उसमें इंडिया भी है, ठीक है। तो जिसमें डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये सारी ऐसी कंट्रीज़ थी हमारी 125 जहाँ पे इकनॉमी अच्छे से डेवलप अभी नहीं हुई है, लेकिन आगे हम चाहते हैं कि वहाँ पे इकनॉमी अच्छे से डेवलप हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ वगैरह अच्छे से डेवलप नहीं हुई, हम चाहते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है अच्छे से जो है वो लगे, ठीक है। तो ऐसे नेशंस जो हैं वो आगे निकल कर आए, उन्होंने बात वगैरह की कि पॉलिटिकल कि वो ये कंट्रीज़ जो है वो क्या करेंगी, वो कोलैबोरेशन करेगी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल, या फिर बोले इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, कल्चरल हो गया, टेक्निकल इश्यूज़ हो गए, हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक है। इनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन को हमें आगे जो है वो लेकर आना है, ठीक है, उसकी बात की गई। एजुकेशन को हमें जो है वो फिर से जो है वो बूस्ट करना है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है उसके ऊपर बात की गई। डिस्टेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है वो की जाए। इंडस्ट्रीज़ को डेवलप से ज़्यादा की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। मार्केट में पैसा जो है वो आना चाहिए, हर एक बंदे के जेब में पैसा होना चाहिए, डिमांड बढ़ेगी, GDP भी साथ ही बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो फिर हम बात करें कि एमिशंस जो हैं हमारे, जो उन पे कंट्रोल बनाने की हमें जो है वो बड़ी ही सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि की गई हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं हम अपना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा PM स्वनिधि के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली आर्टिकल किसके बारे में है, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में। तो हमने जनरली देखा था कि कोविड-19 जब आया, ठीक है, कोविड-19 के आने से अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट वेंडर जैसे कि देखो हमारे जो जनरली हमें देखने को मिलता है स्ट्रीट्स में, आप या फिर रोड्स में आप साइड पे देखते हो,
फ्रूट्स के जो है वो ठेले लगे होते हैं, ठीक है। उसका जैसे कि देखा रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड होता आपको देखने को मिलता है, चाय पकौड़ास देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा हमने कि एग्स टेक्सटाइल, ठीक है। जैसे पेड़ के नीचे जो हमारे जो नाई होते हैं, ठीक है, बार्बर्स होते हैं, तो वो उस टाइप की शॉप्स होगी, या बुक्स या स्टेशनरी का काम जो आपको देखने को मिलता है जो भी रोड साइड पे। तो इस टाइप के जितने भी हमारे हैं ये जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो हमने ये देखा था कि कोविड-19 के आने से इनके ऊपर बड़ा ही ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि इनका जो मतलब कि हम बोलें कि इनका जो कारोबार था, इन ठीक है, जो कारोबार इनका लाइवलीहुड था उसके ऊपर बड़ा ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो अब इनको जो है वो लोन देने की जो है वो बात की जा रही है, ठीक है, अफोर्डेबल लोन, ठीक है, जो ऐसा लोन होगा जो कि एक कम इंटरेस्ट रेट पे जो है इनको प्रोवाइड किया जाएगा, और वो उसकी जो रीपेमेंट है वो भी जो है वो उसके लिए भी टाइम इनको अच्छा खासा जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर पीएम स्वनिधि की अगर मैं फुल फॉर्म देखूँ तो यही प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो ये जो है लॉन्च किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो ये जो हमारा लॉन्च किया गया, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो ये उनके अंडर कंट्रोल में आता है, ठीक है, उन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखना पीएम स्वनिधि जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। तो इसमें यही है कि लोन वगैरह जो है वो अफोर्डेबल लोन जो है वो दिया जाएगा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि अपने वो जो लाइवलीहुड है, ठीक है, उसको वो रिज्यूम कर सके जो अफेक्ट हुई थी कोविड-19 की लॉकडाउन से के आने से, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा स्वनिधि था इसको हमने बोला था कि मार्च 2022 तक जो है इसका बेनिफिट जो है स्ट्रीट वेंडर्स को जो है स्कीम का दिया जाएगा। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि इसके बेनिफिट को एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक, इस स्कीम को जो है वो मतलब कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है, सिडबी करवा रहा है, ठीक है, हमारा सिडबी बैंक, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो है, ठीक है, उनको टारगेट किया जाएगा, ठीक है, उनको बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा, अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया जाएगा उनको कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है, और मैच्योरिटी टाइम जो है वो भी उनका जो है वो मतलब कि ज़्यादा रखा जाएगा, और जिससे कि वो आसानी से जो है वो रीपेमेंट जो है वो कर सके। फिर हम बात करते हैं कि अब स्ट्रीट वेंडर्स मैं बता चुका हूँ आपको, यही लोन कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपया जो है वो लोन का जो है उनको दिया जाएगा, और रीपेमेंट वही देखा वो मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो है वो पे करते रहेंगे, और अगर वो रीपेमेंट जो है वो जल्दी कर देते अपने मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने से पहले ही, तो उन पर पेनल्टी वगैरह कोई भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ रखी गई है, बेनिफिट दिए गए इनको कि अगर वो रीपेमेंट करते हैं अपनी जो भी लोन अमाउंट है, ठीक है, वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले पहले, तो उन पर पेनल्टी वगैरह जो है वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में। ये हमारा क्यों न्यूज़ में आ गया, जनरली हमने ये देखा कि आपको पता ही है, क्योंकि हमारा जोशीमठ टाउन जो उत्तराखंड में है वहाँ पे वहाँ लैंड स्लाइड आई थी जिसके कारण लैंड जो है वो धंस गया था, ठीक है। तो लैंड की सब्सिडेंस हुई थी, ठीक है। तो अब यही बोला गया कि वो इशू इंसिडेंट होने के बाद भी लैंड लैंड हमें जो है वो सब्सिडेंस जो है उसके केसेस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि 4 to 5 सेंटीमीटर ऑफ लैंड जो है वो सब्साइड कर चुका है इन 12 दिनों में, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, एनआरएससी के द्वारा, ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई है। अब एनआरएससी है क्या, ये हमारा एक प्राइमरी सेंटर हमारा इसरो का, ठीक है। इसका काम यही होता है सेंटर का कि एरियल और सैटेलाइट इमेजेस जो है सैटेलाइट के थ्रू हमें इमेजेस वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, एरियल वे में, यानी कि एरियल आसमान से जो है हमें जितनी भी जो हमें पिक्चर्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, और उस पिक्चर्स के बेसिस में हमें ये पता चला है कि लैंड की सब्सिस्टेंस जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पैन गंगा रिवर के बारे में। यहाँ पे यही बोला गया है कि हमारा एक बैरेज है उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी, ठीक है, उसके लिए क्लियरेंस जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है उसने क्लियरेंस दे दी है कि ये जो हमारा चनक्का कोराता बैरेज जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए दे दिया है, ठीक है। तो ये एक इंटरस्टेट बैरेज है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ये देखें, ये हमारा महाराष्ट्र और तेलंगाना जो स्टेट है, ठीक है, ये दोनों स्टेट जो है ये बैरेज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगी अपने अपनी स्टेट में। तो यहाँ पे हमने वही देखा कि ये जो बैरेज है हमारा ये पेंगंगा रिवर जो है
ये जनरली पैनगंगा रिवर जो है यहाँ से फ़्लो करती हुई जा रही है, ठीक है। इंटर स्टेट ये बैरेज है, ठीक है। जॉइंटली इसको स्टार्ट किसके द्वारा, हमारी दोनों गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था 2016 में, महाराष्ट्र और तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट जैसे हमारी फॉर्म होती है 2014 में, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस बैरेज की जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी 2018 में, ठीक है। तो यही पैनगंगा रिवर जो है उसके अक्रॉस में। तो यही था हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप रखो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो। नेक्स्ट आर्टिकल है बंडीपुर टाइगर रिज़र्व के बारे में। तो बंडीपुर टाइगर रिज़र्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ये टाइगर रिज़र्व क्यों हमारा न्यूज़ में आ गया है। जनरली यहाँ पे एक एलिफेंट जो है वो स्ट्रे कर रहा था, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। तो मतलब कि वो आगे पीछे घूम रहा था, तो यहाँ पे ये देखा बिजली उसके ऊपर गिरी और वो मारा गया, ठीक है, बंडीपुर टाइगर रिज़र्व में। तभी जाके ये हमारा टाइगर रिज़र्व जो है वो न्यूज़ में आ गया है। अब बंडीपुर टाइगर रिज़र्व की अगर हम बात करें, ये हमारा एक नेशनल पार्क है, ठीक है, जो जनरली कहाँ, कर्नाटका की हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है ये चामराजनगर, ठीक है, चामराजनगर करके हमारी डिस्ट्रिक्ट है हमारी कर्नाटक की, वहाँ पे जनरली जो है हमें ये देखने को मिला है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये हमारा टाइगर रिज़र्व है, जिसको हमने इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ठीक है। फिर 1985 में हमने वेन्यू गोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क जो है उसको भी इस ये जो हमारा टाइगर रिज़र्व है इसके अंदर ऐड कर दिया था। फिर फाइनली हमारा क्या बन गया था, फिर हमने नाम दे दिया था बंडीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो मैं फिर से बोलता, मैंने क्या बताया, मैंने यही बोला बंडीपुर टाइगर रिज़र्व की अगर हम थोड़ी हिस्ट्री देखें, हम यही बोलेंगे कि ये एक नेशनल पार्क है जो कर्नाटका की हमें ये डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था एज ए टाइगर रिज़र्व के द्वारा, टाइगर रिज़र्व के तौर पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। फिर 1985 में हमने ये वाले वाइल्ड लाइफ पार्क को जो है इसमें ऐड कर दिया। फिर ऐड करने के बाद फाइनली हमारा जो है वो नेशनल पार्क बनता है, इसको बोलते हैं बंडीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा यही हमारा आर्टिकल, ठीक है। तो यही था इसके बारे में, हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो आप, एसर 2022 रिपोर्ट के बारे में। तो इसकी अगर हम बात करें एसर 2022 रिपोर्ट की, तो यहाँ पे यही देखा, ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की जाती है हर 4 साल के बाद, इस रिपोर्ट को जो है वो रिलीज़ किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा एजुकेशन का क्या इस समय जो है वो सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जनरली आपको पता है 2 साल तो कोरोना रहा, ठीक है, 2 साल जो कोविड से हमारे स्कूल वगैरह जो बंद रहे, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट हमें एजुकेशन पे कैसे देखने को मिला, तो वही हमें लर्निंग गैप जो है थोड़ा वाइड होता हुआ नज़र आया, ठीक है। लोग बच्चे जो हैं जिनका एक समझने का जो उनका वो था, ठीक है, वो हमें थोड़ा बहुत डिले दिखा अब, ठीक है। रीडिंग स्किल्स जो है उनकी हमें उसमें गैप देखने को मिला, अर्थमेटिक स्किल्स में भी उनके गैप देखने को मिला, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि उनकी पढ़ाई पे जो है वो अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, उन चीज़ें जो है बड़ी कम समझी, चीज़ें जो है बड़ी ही कम उन्होंने जो है उन्होंने सीखी, ठीक है। लर्निंग गैप बड़ा ज़्यादा देखने को मिला, रीडिंग स्किल्स का गैप भी देखने को मिला, अर्थमेटिक स्किल्स गैप भी हमें देखने को मिला। ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है जो कोविड-19 से स्कूल के हमारे बंद हुआ, ठीक है। तो फिर हम ये बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है हमारी एसर की, यही एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। 2022 की हमारी निकाली, इससे पहले 2018 की निकली थी, 4 साल के बाद निकलती है ये रिपोर्ट। तो ये 2022 की जो हमारी ये रिलीज़ किसने की है, प्रथम ने की है, जो कि एक एनजीओ है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो हमारी एसर रिपोर्ट है ये यही बताती है कि कितना हमारा लर्निंग गैप जो है कितना वाइडन हुआ है कितना नहीं, जो कि हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा लर्निंग गैप हमें देखने को मिल रहा है, रीडिंग स्किल्स गैप और अर्थमेटिक स्किल्स गैप अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टारगेट किसको किया गया, रूरल डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारी 616 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने टारगेट किया, वहाँ पे 7 लाख चिल्ड्रंस को हमने देखा जो कि 3 से 16 साल की एज ग्रुप में मतलब लाई करते हैं। तो उनको हमने स्टडी किया, उनको देखा कि उनकी बेसिक रीडिंग स्किल्स जो है किस हिसाब से डेवलप हुई हैं, ठीक है, ये जो हमारे 2 साल में, ठीक है। अर्थमेटिक स्किल उनकी कितनी ज़्यादा डेवलप हुई है ये हमारे 2 साल में, जो हमारे कोविड-19 से इम्पैक्ट देखने को मिला था जब उनके स्कूल में, ठीक है। तो ये देखा इम्पैक्ट हमारा स्कूल क्लोजर पे क्या दिखा, ये 2020-21 में, 2022 में जाके वो फिर से स्कूल में जो है वापस आते हैं पढ़ने। तो ये रिपोर्ट 4 साल के बाद हर निकलती, इससे पहले 2018 में निकली थी, बता दी मैंने आपको। तो ओवरऑल फाइंडिंग क्या निकल कर आई रिपोर्ट की, यही कि ओवरऑल एनरोलमेंट हमारी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। पहले हमारी 2018 में कितनी एनरोलमेंट थी हमारी, 97.2% थी, अब हमारी 2022 में 98.4% की एनरोलमेंट देखने को मिल रही है ओवरऑल, ठीक है। तो उसमें आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों आ जाते हैं। फिर हम अगर पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो उधर एनरोलमेंट भी हमें बढ़ती नज़र आई। 2018 में कितनी एनरोलमेंट थी गवर्नमेंट स्कूल में, 65.6%, और अब 2022 में 72.9% है। और एक चीज़ और देखने को मिली रिपोर्ट में कि जो हमारा सीखने की जो चीज़ थी, ठीक है, जो बच्चे जो सीखते हैं, ठीक है, क्लास तो उनकी प्रमोट हो रही है बट उनका जो आईक्यू लेवल है वो वैसा ही डाउन ही है,
ठीक है। अब देखो जो क्लास 2 में बच्चा था वो अब क्लास 2 से क्लास 3 में चला गया, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। अब वो क्लास 3 में तो प्रमोट हो गया, लेकिन उसका जो आईक्यू लेवल है ना वो अभी भी इतना कम है। वो क्लास 2 के क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व जो है वो नहीं कर पा रहा, क्लास 2 की बुक्स भी पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, बेसिक रीडिंग स्किल्स अभी भी उसकी क्लास 2 की बुक्स की नहीं है। ठीक है। तो अब ये सोच सकते हो कि क्लास तो प्रमोट हो गया, बट उसका जो पिछली क्लास है वो वाली क्लास में भी अच्छे से वो जो है वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा। तो ये समझ सकते हैं कि ये हमारी रिपोर्ट ने जो है फाइंडिंग्स जो है वो निकाल के हमें बताई है। ठीक है। आर्टिकल हमारा जो स्पॉट ब्लीड ईगल आउल के बारे में, ठीक है। तो जनरली ये बोला गया है कि हमारी एक रेयर स्पीशीज़ जो है ईगल की, वो हमें देखने को मिली है, जिसका नाम क्या है, ये स्पॉट ब्लीड ईगल आउल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमें ये एक ब्रीड देखने को मिली है, एक स्पीशीज़ हमें देखने को मिली है, अच्छा रहेगा बोलना। एक स्पीशीज़ हमें ईगल की देखने को मिली है, एक रेयर स्पीशीज़ है। तो इसलिए ये जो स्पीशीज़ है वो न्यूज़ में आ गई है। ये कहाँ पे देखने को मिली है, वो जगह इंपॉर्टेंट बन जाती है। आंध्र प्रदेश में ही हमारा एक फॉरेस्ट है, ठीक है। वो फॉरेस्ट है हमारा ये शेषाचलम फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जनरली ये स्पीशीज़ जो है वो देखने को मिली है पहली बार, तो इसलिए ये हमारी जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। इस ईगल को हम फॉरेस्ट ईगल आउल से भी जानते हैं। इसको हम गोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इंडिया में इसको गोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है, और श्रीलंका में इसको डेविल बर्ड बोला जाता है, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये जब ये मतलब कि इसकी जो आवाज़ है जब ये चींकती है, तो अब ये जब ये चींकेगी तो मतलब कि शाउटिंग करेगी, तो ऑब्वियस सी बात, इसकी जो आवाज़ बिल्कुल एक ह्यूमन से जो है बिल्कुल मिलती-जुलती है, ठीक है। तभी बोला गया है स्क्रीम सिमिलर टू ह्यूमन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि एक नॉकटर्नल है, ठीक है। तो नॉकटर्नल का मतलब ये होता है जो कि रात के टाइम पे जो है नाइट में जो है वो एक्टिव हो, ठीक है। तो ये नाइट में जो है वो एक्टिव होता है और दिन के टाइम पे ये सोता है, ठीक है। तो दिखता नहीं है दिन के टाइम पे, रात को ये जनरली एक्टिव होता है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं आईयूसीएन की रेड डेटा बुक जो है उसमें इसको लीस्ट कंसर्न में रखा गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये पदायापा के बारे में, ठीक है। तो पदायापा की अगर हम बात करें, ये एक वाइल्ड एलिफेंट है, ठीक है, जो जनरली हमें कहाँ पे देखने को मिला है, केरला के मुन्नार रीजन जो है वहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो वो क्यों देखने को मिला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बस यही आपको हल्का-सा मैंने बताया था कि ये है क्या? ये बेसिकली एक वाइल्ड एलिफेंट है, ठीक है? बस ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, इसमें और कुछ ख़ास नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नीलकुरिंजी के बारे में, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, नीलकुरिंजी एक किस्म का हमारा ये बोल सकते हो कि आप एक श्रब है, ठीक है? जो आपको शोला फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट का वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? ये श्रब है जो आपको शोला फॉरेस्ट है हमारा वेस्टर्न घाट का वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के उधर पूरा जो है ये शोला फॉरेस्ट जो है पूरा जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि नील कुरिंजी जो है इसको शेड्यूल 3 में जो है वो डाल दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, ठीक है। तो उसके बाद यही न्यूज़ थी, और उसके बाद फिर हम थोड़ा-सा देखें कि ये इसकी ख़ास बात क्या है इस नीलकुरुंजी की, यही कि ये 12 साल में 1 बार जो है ये खिलता है, ठीक है? ब्लूमिंग इसकी जो है वो 12 साल में 1 बार होती है, तब ये कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसको ब्लू फ्लावर के नाम से भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है, यानी कि नीला होता है, तभी इसका नाम पड़ा हुआ नीलकुरुंजी, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि श्रीलंका जो है उसको चाहिए था पैसा, ठीक है। तो श्रीलंका को पैसा चाहिए तो वो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गई। तो जब आईएमएफ जो है वो पैसा जब श्रीलंका को देगा तो इसके लिए कोई पीछे बैकिंग देने वाली कोई कंट्री होनी चाहिए। तो वो इंडिया निकल कर आई है। इंडिया ने जो है फाइनेंशियल एश्योरेंस दिया है श्रीलंका का कि आईएमएफ जो है श्रीलंका का जो है वो लोन पे जो है पैसा दे दे, ठीक है। तो वही अब आईएमएफ जो है वो श्रीलंका को जो है वो लोन पे पैसा दे रहा है, और उसपे बैकिंग किसकी हो रही है पीछे, ठीक है। फाइनेंशियल एश्योरेंस किसकी दी जा रही है, इंडिया की दी जा रही है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट था इसमें जानना, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लो यूएनएससी के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी एक सैंक्शन कमेटी जो है उसने यही लश्कर मक्की जो है उनको ये ब्लैक लिस्ट जो है कर दिया है, ठीक है। तो वही देखा बेइजिंग ने लिफ्ट किया अपना होल्ड, तो इसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ठीक है, यूएनएससी सैंक्शन कमेटी के द्वारा। तो ये थी न्यूज़ में, तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, काली
गंडकी रिवर के बारे में, ठीक है? तो काली गंडकी रिवर जो है, इसकी अगर हम बात करें, ये काली गंडकी रिवर जो है, नेपाल में जनरली जो है हमें देखने को मिलती है। ये बोला जा रहा है कि ये रिवर बेसिन से जो है 2 स्टोन्स बोलो या फिर आप बोल सकते हैं 2 शिलास जो हैं वो मँगवाए जाएँगे यहाँ पे इंडिया में। तो उन स्टोन से जो है लॉर्ड राम जी की जो है वो आइडल जो है वो बनाई जाएगी, उसकी कार्विंग की जाएगी, ठीक है? जो अयोध्या में जो हमारे राम के आइडल्स बनाए जाएँगे, वो इन्हीं स्टोन से जो है बनाए जाएँगे, जो कहाँ से मँगवाए जा रहे हैं, नेपाल से मँगवाए जा रहे हैं, नेपाल की इस रिवर बेसिन से, ठीक है? तो अब रिवर की अगर हम बात करें, तो इस रिवर के और कई सारे नाम हैं, इसको नारायणी भी बोलते हैं, गंडकी भी बोलते हैं, ये नेपाल की मेजर रिवर है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि गंगा में जब ये इंडिया में जब एंटर करती है, तो हमारी ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो फिर हम बात करें कि ये जो हमारा बेसिन है, ठीक है? ये वाली रिवर का, ठीक है? तो ये काली गंडकी रिवर। तो काली गंडकी रिवर जो है इस बेसिन में हमें 3 माउंटेन्स देखने को मिलती है। एक धौलागिरी, एक हमारी मानस स्लू और उसके बाद फिर एक है हमारा अन्नपूर्ण वन, ठीक है? तो ये हमारी कुछ माउंटेन्स हैं जो देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो बस इतना ही था, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बाकी अब आपका एक लेक्चर अभी और बचा है, ठीक है? तो बस वो भी लेक्चर मैं एक लेकर आऊँगा, वो भी एक बड़ा लेक्चर आपका आएगा, तो फिर इसके साथ आपकी जनवरी का करंट अफ़ेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो अब बचा हमारा नवंबर का करंट अफ़ेयर भी एक बचा हो, उसकी भी मैं एक ही वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है? ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो आएँगी आपकी नवंबर की, 1 या 2 वीडियो आएँगी, वो 1 या 2 वीडियो में आपका नवंबर का भी करंट अफ़ेयर जो है वो ख़त्म कर दूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोगों का जो डेली एमसीक्यू सीरीज़ है, वो भी हमने स्टार्ट किया है, वो पीछे थोड़ा बहुत अभी काम थोड़ा बिज़ी था तो इसलिए वो हो नहीं पाया, लेकिन अब वो भी मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी रेगुलैरिटी बेसिस में जो है वो आया करेगा, ठीक है? तो वो भी आपका जो है वो भी मैंने क करवाना आपको, ठीक है? तो वो भी आपकी वीडियो जो जल्दी अपलोड हो जाएगी। उसका भी हम जनवरी का वन लाइनर करंट अफ़ेयर है, वो भी हम साथ-साथ लेकर चलेंगे। यानी कि जो एमसीक्यू के फॉर्म में मैं आपको करवा रहा हूँ, वो वन लाइनर करंट अफ़ेयर है, वो आपका जनवरी का भी चलता रहेगा, वो आपका मैं दिसंबर का भी लूँगा, वो ऐसे पीछे-पीछे हमने जुलाई से स्टार्ट करना है, ठीक है? जुलाई 2022 से, ठीक है? तब से लेकर हमने यूपीएससी का जो हमारा और जेकेएस का जो हमारा टारगेट है, ठीक है? तो ये जून 2023 तब तक हमने इसको पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करके लेके चलना है, ठीक है? हमारा टारगेट जो है वो जेकेएस और यूपीएससी का जो है हमारा प्री, उसको टारगेट हमारा हम लेके चल रहे हैं। और बाकी आपके और भी कई सारे जो एग्ज़ाम इनके बीच में आ जाते हैं, नैब तहसीलदार के या फिर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेके, एसएसबी का और भी कई सारे एग्ज़ाम जो आएँगे, उनके लिए आपका ये बेनिफिशियल रहेगा करंट अफ़ेयर, ठीक है? तो बस चलो इतना ही था आज के लिए, ठीक है? चलो थैंक यू फिर।